आप कोई सा भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, फर्स्टली उस क्वेश्चन में आपको इस चैप्टर नंबर 10 के जो क्वेश्चन है उनमें ये फाइंड आउट करना है कि सर्किट कौन सा है। आइदर उसके अंदर ओनली आर है, ओनली एल है, सी है, या कुछ कॉम्बिनेशन है। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, एक तो आपके पास संधारित्र है, एक आपके पास प्रतिरोध है, और फिर उसके बाद में आपके पास क्या दे रखा है, इसके अलावा एक आपके पास दे रखा है इसके अंदर कुंडली, हेनरी है इसलिए कुंडली भी दे रखी है आपको। ये सारी चीजें आपको दे रखी है। हालांकि यहाँ पर ये 60 हर्ट्ज होना चाहिए बेटा, ये जो है ना एच, वो हर्ट्ज कर लो, उसमें कुंडली नहीं है, वो प्रत्यावर्ती आपके पास फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। तो सबसे पहले आपको गिवन डेटा नोट करना है। गिवन डेटा आपके पास क्या क्या है, एक तो आपके पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास कितनी है बेटा, 100 माइक्रोफेरेड। और उसके अलावा क्या दे रखा है आपको, रजिस्टर कितने ओम का दे रखा बेटा, 40 ओम। वोल्टेज कितना दे रखा है, 110 वोल्ट। और आवृत्ति कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। बेटा ये सारी चीजें आपको गिवन है और आपको कहा कि इसकी करंट का जो है ना आपके मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो करंट का मैक्सिमम जो मान होता है वो कितना होता है, आई एम बराबर वी एम बटा रूट, आप रूट ना लिख करके केवल जेड लिख सकते हो, प्रतिबाधा। इतना बताओ मुझे, ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यहाँ पर Z का मान कितना होगा वो देखो, तो Z बराबर आपको पता है ये RC सर्किट हो गया, R और C है। तो RC सर्किट के अंदर जब C और R दोनों आते हैं तो फिर बेटा उसके अंदर आपके पास Z बराबर हो जाता है R² प्लस XC स्क्वायर। यस और नो? यस सर। ये वैसे RC आपने पढ़ा नहीं अभी। Z बराबर R² प्लस XC स्क्वायर, तो R स्क्वायर तो वैसा का वैसा, XC को हम लिख सकते हैं 1/ओमेगा C। तो स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। यही तो आपको समझ में नहीं आया था, या इससे आगे कुछ नहीं समझ में आया? नहीं सर, ये ओमेगा C वाला ही नहीं आया। तो ये XC बराबर 1/ओमेगा C बताया तो था बेटा आपको, ये आप ही ने कहा था उस इक्वेशन में। जब मैंने ऐसे लिखा था V ओमेगा C, फिर अगले वाले स्टेप में मैंने लिख दिया था V/XC, तो फिर आपने कहा था बेटा कि सर ओमेगा C बराबर 1/XC है क्या? मैंने कहा हाँ 1/XC है, जिसको अपन लिख सकते हैं XC बराबर 1/ओमेगा C। हाँ सब याद आ गया। खुद नहीं बताया था ना ये? जी सर। आप याद नहीं रखते पर मैं याद रखता हूँ बेटा। सर मैंने सोचा था कि वो LR में है, पर वो पहले वाले में था तो हाँ LR तो यहाँ पर है ही नहीं सर्किट में। चलो, और कोई किसी को न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो बोलो। हम लोगों ने RC सर्किट पढ़ लिया था क्या? यस और नो, जस्ट टेल मी फटाफट। वेरी गुड, यस बेटा। देखो RC सर्किट हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले फर्स्टली आप लोग सर्किट डायग्राम बनाओगे। तो इससे पहले इसकी परिभाषा लिखोगे। तो परिभाषा क्या होती है, ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें प्रतिरोध व संधारित्र श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जुड़े हुए हो, उसको हम RC श्रेणी प्रत्यावर्ती परिपथ कहते हैं। फिर उसके बाद इसका आप चित्र बनाओगे। तो जो चित्र आएगा परिपथ चित्र, वो क्या आएगा बेटा, परिपथ चित्र आएगा इसका, R कनेक्ट करोगे पहले, फिर आप C कनेक्ट करोगे, फिर आप यहां पर अगर आपने इस तरह से बना दिया तो क्या अभी तक इसमें कोई धारा प्रवाहित करी क्या आपने? अभी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर एक सोर्स लगा दिया, प्रत्यावर्ती स्रोत लगा दिया, V बराबर VM sin ओमेगा t, तो वैसे ही इसमें एक धारा I प्रवाहित होने लगेगी, जिसकी वजह से इन दोनों का कुछ परिणामी विभवांतर इन दोनों के सिरों पर उत्पन्न होगा। इसके सिरे पर हमने कह दिया भाई VR है और इसके सिरे पर VC है। अल्टीमेटली
दोनों को मिलाकर हमने बोल दिया कि ये जो यहाँ पर विभव उत्पन्न हो रहा है वो उत्पन्न हो रहा है VRC। कोई समस्या यहाँ तक? नो सर। अब हमें हाँ, सर। धारा याद करने के लिए यहाँ पर कुछ फेजर आरेख बनाने होंगे। फेजर आरेख व सदिश आरेख। तो देखो वो फेजर आरेख और सदिश आरेख कैसे बनते हैं। नॉर्मली आपको पता है जिस दिशा में वोल्टेज होता है उसी दिशा में धारा होती है I। यहां पर मैंने वोल्टेज VMR लिया तो इस दिशा में मैंने IM ले लिया, धारा ले ली। अब बेटा आपको पता है कि अगर C की बात करूं मैं, केवल C की, तो C जो होता है वो इस धारा से, उसमें C का जो वोल्टेज होता है वो धारा से पीछे होता है, या यूं कहते हैं धारा इसमें आगे होती है। तो C इधर बनाऊंगा मैं VC, जिसको VMC बोल देंगे। ये आपके पास कोण हो जाएगा 90 डिग्री। बताओ इतना समझ में आया क्या? यस सर। अब इनका जो भी परिणामी होगा वो कहीं इन दोनों के बीच में आएगा। ऐसे परिणामी इन दोनों के कहीं बीच में आ गया, और आपने यहाँ पर कोई कोण ले लिया कि कोण जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, फाई कोण है। तो आप मुझे बताओ फाई जो कोण है वो यहां होगा। तो इसी आधार पर अगर मैं प्रतिबाधा आरेख बनाऊं तो प्रतिबाधा आरेख में इस दिशा में हो जाएगा R, इस दिशा में हो जाएगा XC, और इस दिशा में हो जाएगा Z, जहां कोण कितना, फाई। क्या ये दोनों डायग्राम समझ में आ गए सबको? ये डायग्राम ऐसे क्यों हुए, इसके पीछे का कारण है कि शुद्ध संधारित्र में जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। यहाँ 90 डिग्री आगे है कि नहीं, इससे यहाँ से 90 डिग्री आगे है ना ये। यस सर। तो इसलिए हमने ये बनाया। अगर वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता, जैसा कि L वाले परिपथ में हो रहा था, वो यहाँ पे बनाया था हमने। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम हो गए। इन दोनों डायग्राम का उपयोग करके आप कह सकते हो आरेख से या आरेख में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा आपके पास? पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा? आप यहां पर देखो कर्ण क्या है, तो ये जो है वो दिशा हो गई VMLL नहीं RC। तो यहां से कर्ण हो गया VMRC। तो आप ये लिख सकते हो VMRC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। यहां लंब क्या हो जाएगा? VMC। सो VMC का स्क्वायर प्लस VMR का स्क्वायर। बताओ ये लाइन समझ में आई? यस सर। अब यस सर। इसी लाइन को आप ऐसे लिख सकते हो VMRC का स्क्वायर बराबर VMC का स्क्वायर। तो VM क्या होता है आपके पास? वो होता है आपके पास IMXC, IM स्क्वायर XC स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर और R स्क्वायर। फिर आप यहां पर क्या लिख सकते हो? VM स्क्वायर RC बराबर IM स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, तो आपके पास आ जाएगा XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां से आप लिख सकते हो देखो IM निकालना मुझे, तो IM स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकता हूं, IM स्क्वायर बराबर VMRC स्क्वायर बटा XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। केवल अगर IM निकालना होगा तो केवल IM हो जाएगा आपके पास दोनों का वर्गमूल, यानी VM बटा अंडर रूट XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। समझ में आया? इस बटा वाली चीज को हम कह सकते हैं Z, VM बटा Z। यहां Z क्या है? Z प्रतिबाधा है। Z क्या है? प्रतिबाधा है। और प्रतिबाधा जो होती है वो आपके पास यहां पर है अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर कोई पूछ ले प्रतिबाधा किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है उस अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। लेकिन वो अवरोध किसी न किसी कॉम्बिनेशन के कारण होना चाहिए। हो सकता है R और C के कारण हो सकता है R और L के कारण हो सकता है तीनों के कारण हो। तो यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से आएगा। जस्ट टेल मी यस और नो। यस सर।
Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके सर। Yes, sir. नेक्स्ट अब अपने पास आ जाता है कि फाई जो है, आपको चित्र से स्पष्ट है कि धारा जो है वो यहाँ पर फाई कोण आगे है, धारा फाई कोण आगे है। तो आप यहाँ पर ये बताओगे कि यहां फाई कलांतर है तथा आरेख से स्पष्ट है कि टेन फाई बराबर, अब आप मुझे बताओ टेन फाई, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। ये जो अभी आपने चित्र बनाया था, यहां पर फाई बनाया था, तो आपने इस दिशा में लिया था VMR, इस दिशा में लिया था VMC। तो बेटा यहां से थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब होती कि नहीं होती, तो ये इसके बराबर है, तो VMC यस सर। अपॉन VMR। इसी तरह से ये नहीं हो तो डायरेक्टली एक सूत्र ये भी पढ़ा था अभी थोड़ी देर, इधर R था, इधर XC था, इधर फाई था, तो भी वही बात आएगी अभी जैसे अभी यहां पर आ रही है। तो VMC को हम लिख सकते हैं IM इंटू XC, IM इंटू XC बटा IM इंटू R। IM से IM कैंसिल, XC बटा R आ रहा है, यहां पर भी तो क्या होता है XC बटा R। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ फाई क्या है, ये तो टेन फाई है, तो फाई यहां से हो जाएगा फाई बराबर टेन इनवर्स XC बटा R। अगर आपसे शक्ति गुणांक के बारे में पूछा जाए कि शक्ति गुणांक क्या है, तो शक्ति गुणांक होता है कोस फाई। तो इस चित्र से कोस फाई होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, कितना आधार, वो है आपके पास R, लंब बटा आधार, तो आधार ये हुआ ना, कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी अंडर रूट XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, या यूं कह सकते हो आप R बटा Z। अर्थात I बराबर IM साइन ओमेगा टी। बेटा याद करो वहां पर लिखते थे प्लस पाई बाई टू, केवल C होता था तब लिखते थे प्लस पाई बाई टू। अब यहाँ R और C दोनों आ गए, इसलिए पाई बाई टू ना होकर के क्या आ जाएगा, फाई। समझ में आ गया इतना? यस सर। अब हम बनाएंगे फेजर आरेख। फेजर आरेख क्या है, देखो जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर फेजर आरेख बनाते हैं अपन। ओके सर। ओके सर। फेजर आरेख बनाना सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है फेजर आरेख। फेजर आरेख, फेजर आरेख के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, एक्स और वाई बनाते हो। तो आपने बना दिया यहां पर एक्स और वाई, बना दिए एक्स और वाई। इसके बाद में आप एक दिशा यहां पर लेकर के सीधा सीधा यहां पर VMR ले लेते हो, इस दिशा में VMR, तो इसी दिशा में IM, और यहां से बता देते हो ओमेगा टी। ठीक है, कोई समस्या यहां तक? नो सर। ये तो नो हर सर। बार करना है, जब भी कॉम्बिनेशन आए तो ये तो करना ही है। देखो कॉम्बिनेशन के लिए फेजर आरेख अलग होता है, सिंगल है तो फेजर आरेख अलग होता है। कल बताया था वंशिका को, आप लोग भी देख रहे थे उस टाइम, हो सकता है लीव करके चले गए, पर जो लोग उस टाइम तक कनेक्टेड थे उनको आइडिया है। तो बेटा ऐसे सबसे पहले ये बनाना ही है आपको। अब आपको अगर आर सी देखना है तो पहले केवल आर की बात करो और केवल सी की बात करो। केवल आई यानी VMR इधर आ गया। सी के लिए VC VMC बनाना है, तो जो कि 90 डिग्री इससे पीछे होता है, तो इससे 90 डिग्री पीछे होता है किससे, धारा से। तो धारा से 90 डिग्री पीछे यहां आएगा कि नहीं आएगा VMC? समझ में आया ये? देखो जिनको नहीं समझ में आया वो एक बात नोट करें, शुद्ध प्रतिरोध की अगर बात करेंगे
यानी केवल आर की बात करेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। यानी वोल्टता व धारा दोनों एक ही कला में है। फिर अगर अपन बात कर लेते हैं एल की, यानी कि शुद्ध प्रेरकत्व की, तो एल में फाई बराबर होता है 90 डिग्री, लेकिन वहां वी होता है वो आई से आगे होता है 90 डिग्री, वी आगे होता है आई से। अगर अपन सी की बात करें तो वहां वी नहीं आगे होता, आई आगे होता है वी से कितना, 90 डिग्री। इतना पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये बताओ मुझे। यस Yes, सर। sir. बस वही चीज यहाँ पर काम में ले रहे हो। यहाँ पर आपने एक दिशा ले ली VMR ओमेगा टी के साथ, एक एंगल के साथ, ये धारा की दिशा है तो वोल्टता की दिशा भी आर के लिए यही होगी, दोनों समान दिशा बना दी। इसके बाद आपको बतानी है कि सी की दिशा, अगर केवल VC होता तो क्या होता, तो केवल VC होता तो वो इससे 90 डिग्री पीछे होता। ये रहा यहाँ पर दिखा हुआ, आई से V पीछे होता है सी में, तो यहाँ पर पीछे मैंने बना दिया। आई थिंक आपको यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां पर बात ये आ रही है कि जो धारा है पूरे इस कॉम्बिनेशन के लिए, आरसी कॉम्बिनेशन के लिए VMRC, उसकी वोल्टता क्या होगी। तो वोल्टता धारा से फाई कोण पीछे होती है। अभी दो समीकरण देखे थे आपने, एक समीकरण होता है V बराबर VM साइन ओमेगा टी, और जब आपने आई का कैलकुलेट किया तो वो आया था आई बराबर IM साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। यानी आप साफ साफ देख सकते हो इस ऊपर वाले से ये फाई कोण ज्यादा है, क्या धारा ज्यादा है, ये रही धारा। तो मैं अगर मान लो सपोज करो किसी के जज गए कि यहां बना दो, अगर मैं यहां वोल्टेज बना दूंगा तो धारा तो पीछे हो गई ना। इधर अब कहीं भी बनाया तो रोटेशन ऐसे हो रहा है तो ये तो धारा पीछे हो गई, इसका मतलब आपको इधर कहीं बनाना है, तो आपने यहां पर बना दिया, इसको बोल दिया VMRC, और यहां पर कोण कितना हो गया, ये हो गया फाई को। ये हो गया बेटा फेजर आरेख। किसी को कोई समस्या? No, sir. अब हम तरंग आरेख की बात करेंगे। तरंग आरेख में क्या होता है, तो तरंग आरेख में आपको साफ साफ नजर आ रहा है, एक तो है साइन ओमेगा टी, और एक और है वो भी आपके पास क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस का फाई है, यानी कुछ कोण आगे चल रही है। तो आपको इसमें ग्राफ जो बनाना है वो ऐसे बनाना है, ये हो गया पहले साइन वेव का, और दूसरा जो आप ग्राफ बनाओगे वो कुछ इस तरह से बना देना, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं हो कि ये जब अधिकतम हो तभी ये न्यूनतम हो, ऐसा आपको जरूरी नहीं करना। तो ये आपके पास इसमें हो जाएगा तरंग आरेख। लिख देना टी बराबर, मतलब 0 बराबर, टी बराबर स्मॉल टी बराबर 0, फिर आपके T/4, फिर कैपिटल T/2, फिर 3T/4 और कैपिटल टी, ऐसे ही पाई और पाई/2, 2 वो सारी चीजें भी आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास फेजर आरेख और तरंग आरेख हो गया आरसी परिपथ के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। नेक्स्ट अब आपको उदाहरण दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अगर आपको समस्या है आप खुद से कर लोगे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप खुद से कर लोगे तो फिर मुझे उन्हें करवाने की जरूरत नहीं है। आप खुद से आज प्रैक्टिस कर लेना। अगर किसी ने नहीं करे हैं और किसी ने अगर सोल्व करे हैं और उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो पूछ लो, नहीं तो हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का नया टॉपिक जो होने वाला है वो आपके पास है LCR। LCR परिपथ, श्रेणी LCR, इसको बोलते हैं श्रेणी LCR, LCR या RLC परिपथ। LCR या RLC परिपथ। सबसे पहले परिभाषा क्या होगी, ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें L यानी कि प्रेरकत्व, C यानी कि संधारित्र और R यानी कि प्रतिरोध, तीनों श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जुड़े हुए हो तो उस परिपथ को LCR परिपथ कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद में अगला जो स्टेप आता है वो आता है परिपथ चित्र का। तो आप यहाँ पर परिपथ चित्र बनाओगे। परिपथ चित्र अगर हम बनाएं तो परिपथ चित्र जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें
L C R, ये आपका हो गया परिपथ चित्र। और इस परिपथ चित्र में अगर मैंने कोई स्रोत नहीं जोड़ा तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। जैसे इसमें स्रोत जोड़ देते हो तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होने के कारण इनके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो मैंने यहां पर एक स्रोत जोड़ दिया, मैंने बोल दिया ये V बराबर Vm sin ओमेगा t है। इसकी वजह से इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे इसके सिरों पर VL, इसके सिरों पर VC और इसके सिरों पर VR विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। मान लिया इन सब का जो विभवांतर है वो आपके पास परिणामी विभवांतर या सबका जोड़ करके जो विभवांतर आ रहा है वो आ रहा है VLCR। ठीक है, तो ये तो हो गया परिपथ चित्र। ये कोई परिपथ चित्र में शामिल नहीं है, तो केवल दर्शाया हुआ है कि VLCR है यहां से वहां तक। चित्र तो ये नीचे नीचे वाला ही है। अब इसके बाद में हम लोग धारा यहां पर ज्ञात करेंगे। तो धारा जो ज्ञात करने का तरीका होता है बेटा, इन कॉम्बिनेशन वाले सर्किट के लिए सबसे पहले अपने को सदिश आरेख बनाने होते हैं, और सदिश आरेख के माध्यम से हम लोग धारा ज्ञात करते हैं। तो अब यहां पर आपको ये चीज देखनी है कि कितनी कंडीशंस हो सकती है यहां पर। तो बेटा कंडीशन की अगर बात करें तो आपको पता है आर जो है वो तो कोई प्रभाव नहीं छोड़ता, आर तो प्रभावित नहीं करता धारा को, लेकिन एल जो है वो धारा को क्या कर देता है, पीछे छोड़ देता है। सी जो है वो धारा से आगे निकल जाता है। तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, धारा पर प्रभाव डालेंगे। और हम सब ने देखा भी है कि प्रतिरोध और आवर्ती के मध्य का जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा होती है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है आर पर, चाहे फ्रीक्वेंसी कम करो या ज्यादा करो। जैसे ही हमने ग्राफ देखा XL और उसके अंदर आवृत्ति के मध्य, तो हमने वहां पर अनुभव किया था कि वो जो आपके पास ग्राफ था वो ग्राफ था एकदम सीधी रेखा, यानी कि XL जो है वो समानुपाती था किसके, वो समानुपाती था आपके फ्रीक्वेंसी के। और फिर हमने देखा था XC और फ्रीक्वेंसी के मध्य ग्राफ, तो वहां पर आपने देखा था जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे XC का मान घटता है। तो इस तरह से हमने तीनों ग्राफ देख रखे हैं, और उन ग्राफों के आधार पर हम ये कह सकते हैं, उन आरेखों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे परिपथ में R कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, लेकिन C और L प्रभाव डाल रहे हैं। तो इनके आधार पर यहाँ पर तीन स्थितियां हो सकती है। कौन कौन सी स्थितियां हैं? पहली स्थिति, इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि जो VL है वो ज्यादा हो VC से। सेकंड स्थिति आपके पास हो सकती है कि VL छोटा हो VC से। और थर्ड स्थिति आपके पास हो सकती है कि VL और VC बराबर हो। आप इसको इसी स्थिति को ऐसा भी बोल सकते हो कि VL अगर ज्यादा है तो XL ज्यादा है XC से। क्यों? क्योंकि V बराबर होता है IR। तो इस आधार पर अपन ये कह रहे हैं। या फिर आप कह सकते हो XL छोटा है XC से, या फिर आप कह सकते हो XL बराबर है XC। ये दोनों स्थितियां जो है फर्स्ट और सेकंड वो अभी अपन डिस्कस करेंगे, तीसरी भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कुछ विशेष है। इस अवस्था को बोलते हैं अनुनादी अवस्था। और ये वाला जो परिपथ होता है, जब ये VL बराबर VC और XL बराबर XC हो, तो उसको हम बोल देते हैं अनुनादी परिपथ, अनुनादी LCR, श्रेणी LCR। तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके सर। फर्स्ट वाली कंडीशन, जब VL बड़ा हो VC से, केस 1। जब VL बड़ा हो VC से, तब स्थितियां क्या होगी? अर्थात आप ये भी कह सकते हो XL बड़ा हो XC से। ये दोनों चीजें आप ले सकते हो यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर सदिश आरेख बना रहे हैं,
सदिश आरेख में इस दिशा में आपके पास होता है VMR, इसी दिशा में वापस धारा होती है IM। हमें पता है कि L जो है वो 90 डिग्री से आगे होता है। वोल्टेज जो होता है ना VML है वो इस दिशा में है, वो 90 डिग्री आगे है इससे। और VC जो है VMC वो इससे पीछे है, लेकिन ध्यान रखना ये जो हाइट है वो इस हाइट से बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या रखा है VL बड़ा है VC से, तो ये हाइट थोड़ी सी कम रखना और इधर बना दिया आपने VC। आप सेम डायग्राम XL और XC के बीच में भी बना सकते हो, और या लिख करके कि भाई इधर हो गया R, इधर हो गया XL और इस डायरेक्शन में हो गया XC। आप देख सकते हो ये भी 90 डिग्री का अंतर है और ये भी 90 डिग्री का ही अंतर है। अगर इसका परिणामी आप देखो, मतलब रिजल्टेंट क्या निकल रहा है, अगर दो सदिश राशियां यहां पर इन दोनों को सदिश कन्वर्ट किया, मतलब कंसीडर किया जा रहा है, तो अगर ये दो विपरीत दिशा में, तो इनका परिणामी क्या होगा, जिधर जो चीज ज्यादा है उधर ही परिणामी रहेगा। तो यहां पर ज्यादा इस तरफ है, तो इसका परिणामी जो होगा वो आपके पास आ जाएगा इस तरह से। समझ में आया आपको ये डायग्राम? मतलब अल्टीमेटली जो आपके पास है ये इधर होगा, तो अल्टीमेटली जो ये बचा हुआ है वो क्या है, इसको मैं ऐसे लिख दूं VML माइनस VC। ठीक है, अब इनका जो परिणामी आएगा वो कहीं यहीं आएगा बीचों बीच। इसको आपने फाई के साथ बोल दिया कि ये है VMLCR। और ठीक ऐसे ही यहां से भी अगर आप बनाओ तो ये हो जाएगा R, इधर केवल बचेगा आपके XL माइनस XC, और इधर आपके पास आ जाएगा फाई कोण के साथ Z। क्या यहां तक कोई किसी को समस्या है तो बोलो, आप फटाफट बता दो कि यहां तक किसी को भी कैसी भी कोई समस्या है तो फटाफट बताओ देखिए। सर ये थर्ड वाला वापस बताना। ये वाला बेटा, थर्ड। ये वाला। हाँ। देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पर ये चीजें थी फर्स्टली। अब है तो दोनों एक ही लाइन पर, दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत है तो आपको पता है कि अगर मान लो ये 20 है, ये 10 वोल्ट है, तो अल्टीमेटली ऊपर की तरफ ही 10 वोल्ट बचाना। यस सर। तो यहाँ पर वो 10 वोल्ट यहाँ पर रख दिया, मतलब VML ज्यादा में से कम को घटाकर लिख दिया। ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पर बना दिया। अब आपको पता है जो भी परिणामी होगा वो यहां से आ जाएगा आपके। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये लाइन नहीं मत ड्रॉ करना, बोले डैश डैश से मिला रहा था मैं। यस सर। ठीक है, ये ठीक है, सही है। वापस जैसे ये है वैसे ये, बस यहाँ पर किसके रूप में है, XL XC R और इनके रूप में। अब बेटा आप आगे इसी को काम में लेकर वैसा का वैसा डेरिवेशन करोगे जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। अब मुझे बताओ इस डेरिवेशन में फर्क क्या आना है, कर्ण स्क्वायर वही रहना है, कर्ण स्क्वायर। लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो यहां पर वही वापस लिखोगे, सदिश आरेख से स्पष्ट है VMLCR का स्क्वायर बराबर VML माइनस VMC का होल स्क्वायर, दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा है उसका होल स्क्वायर, और फिर प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस में आपके पास आ जाएगा VMR का होल स्क्वायर। यहां से हम कह सकते हैं VMLCR का होल स्क्वायर बराबर VML माइनस VMC का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो, IM कॉमन ले लें यहां से, IM स्क्वायर, तो भीतर क्या बचेगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यस और नो? यस सर। यस सर। XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा IM R स्क्वायर। आप यहां से IM कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास बचेगा
आई एम स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से आई एम स्क्वायर जो है वो आपके पास आ जाएगा वी एम एल सी आर का होल स्क्वायर बटा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर। अब यहां से आई एम क्या है, तो आई एम का मान हो जाएगा सबका वर्गमूल, तो ऊपर तो आ जाएगा वी एम एल सी आर बटा में आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस पूरे को प्रतिबाधा बोलते हैं, जो कि हो जाएगी वी एम एल सी आर बटा जेड, जहां जेड प्रतिबाधा है और प्रतिबाधा का सूत्र हो गया अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप LCR परिपथ की बात कर रहे हो और आपने कह दिया कि L ज्यादा है, तो ध्यान रखना इसका परिपथ चित्र, इसका फेजर आरेख, सारी चीजें वैसी होगी जैसी RL में होती थी। क्यों? वहां पर RL में कौन प्रभावित है? L। यहां पर भी कौन प्रभावी? L। जैसे ही मैं अगर यहां पर C को ज्यादा ले लेता हूं तो इसके लिए परिपथ चित्र और तरंग आरेख और फेजर आरेख, परिपथ चित्र तो अलग होगा, तरंग आरेख और फेजर आरेख दोनों ठीक वैसे होंगे जैसे आपके पास RC के लिए थे। ठीक है, क्योंकि L तो अब नगण्य हो गया ना वहां पर। इस केस में कौन किसको गायब कर दिया? इस केस में C को गायब कर दिया ना हमने, केवल L वाला ऐसा ही रखा ऊपर वाला। तो यहां Yes, तक का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके सर। sir. ओके सर। नेक्स्ट, अब आपके पास ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के लिए फेजर आरेख बनाना है और आपको धारा का मान भी लिखना है। तो आप लिख दोगे, स्पष्ट है L ज्यादा प्रभावी है, अर्थात इस परिपथ में वोल्टा धारा से फाई कोण आगे होगी। यही चीज है, यहां पर वोल्टा धारा से फाई कोण आगे होगी, तो धारा कितनी हो जाएगी? आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का फाई, क्योंकि ये पीछे हो गई फाई कोण। तो ये बताओ, सेम समीकरण अभी आपने जो पढ़ा था LR परिपथ, आपकी बुक में, आपकी नोटबुक में चेक कर लो, LR परिपथ के लिए यही समीकरण था। यस और नो, जस्ट टेल मी। Yes, sir. यस सर। इसके लिए अब अपन फेजर आरेख बनाएंगे। तो फेजर आरेख वही होगा जो अभी थोड़ी देर पहले आपने किसके लिए बनाया? LR परिपथ के लिए। आज नहीं, कल बनाया, तो कल वाला देख लेना। फेजर आरेख बनाने का तरीका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया। सबसे पहले आप ले लेते हो VR VMR, इसी दिशा में IM, कोण ओमेगा टी। अब आप देखते हो इसमें क्या क्या है। इसमें एक तो है आपके पास L, R तो आ ही गया इसी दिशा में। L के लिए इससे 90 डिग्री आगे हो जाएगा VL, इस दिशा में हो गया VML, 90 डिग्री आगे हो गया। C जो होता है वो 90 डिग्री पीछे होता है, तो यहां पर आपने बना दिया यहां तक VMC। अब L आ गया, C आ गया, R आ गया, इन सब का परिणामी क्या है? इन सब का जो परिणामी है वो परिणामी आपके पास है VMLCR। VMLCR वो धारा से पीछे होता है या आगे होता है, तो वोल्टेज तो धारा से आगे होगा, तो वो यहां पे आ जाएगा VMLCR। और कितना कोण आगे? फाई कोण आगे। ये आप चित्र बना सकते हो फेजर आरेख। इसका तरंग आरेख वही होगा जो LR का है। स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। अच्छा, एक और चीज स्क्रीनशॉट से पहले, ओके सर। अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ टेन फाई क्या है, तो टेन फाई बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब आपके पास आया XL माइनस XC और आधार कितना था? R, तो ये टेन फाई हो जाएगा।
और अगर आपसे cos फाई पूछता तो वो होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण कितना है z, तो z को लिख सकते हैं xl माइनस xc का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ओके सर। यस सर। अब सेकंड कंडीशन बेटा, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन अपने पास है जब VC ज्यादा हो VL से। तो मैं यहां पर ये रहने दे रहा हूं क्योंकि अभी मेरे काम आएगा। जब VC ज्यादा है VL से, या आप ये भी कह सकते हो XC ज्यादा है XL से, तो यहां पर सदिश आरेख जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इस दिशा में तो आपने ले लिया VR, VMR कह दो भले, या केवल VR ही कह दो। इस दिशा में ले लिया I। अब इससे 90 डिग्री पीछे होती है वोल्टा, धारा से 90 डिग्री पीछे होती है VC। M लिख दो चलो, ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, M नहीं भी लिखो तो VMC जो है, हम लोग यहाँ क्या अधिकतम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो अधिकतम वैल्यू हमने ले ली यहाँ पर। अब यहाँ पर L जो होगा VL, वो 90 डिग्री धारा से आगे होता है तो इधर बना दिया। चित्र से भी स्पष्ट है आपको कि यहाँ पर ये ज्यादा है, दोनों दिशा में विपरीत है, तो परिणाम इधर ही आएगा। पहले दोनों चित्र आपने ऐसे बना लिए, इधर R, इधर XL, इधर आपके पास हो गया XC, ये चित्र बना लिया आपने। अब इसका जो परिणामी होगा वो क्या आ जाएगा? इसका परिणामी आ जाएगा, इधर आपके पास था VMR, इधर आपके पास IM, और फाइनली अल्टीमेटली दोनों एक ही दिशा में है, मतलब जो बचेगा वो यही बचेगा, VMC माइनस VML। और इस चित्र के लिए इधर R, इधर बच जाएगा आपके पास XC माइनस XL। ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। फाइनली जो परिणामी आएगा वो इस दिशा में आएगा, वो आ जाएगा आपके पास VMLCR, और इधर से कितना कोण? फाई कोण। साफ साफ नजर आ रहा होगा, C प्रभावी है तभी तो धारा आगे हो गई, अब इससे धारा आगे हो गई। यहां पर भी XC माइनस XL तो है ही है, और वो Z जो होगा वो फाई कोण इधर हो जाएगा। बताओ चित्र समझ में आ गए दोनों? यस सर। अब बस सदिश आरेख से स्पष्ट है, आप यही लिखोगे VMLCR। बस यहाँ पर फर्क में आपको अब C में से L घटेगा, क्या होगा? C में से L घटेगा, C में से L घट जाएगा, क्योंकि अब C बड़ा हो गया, L छोटा हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आपके पास अब आ जाएगा तीसरी कंडीशन। अब तो आपके पास तीसरी कंडीशन आएगी, लेकिन इससे पहले इसका फेजर आरेख, इस कंडीशन का फेजर आरेख क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो इस कंडीशन के लिए फेजर आरेख और तरंग आरेख वही होगा जो आपके आरसी में था। इस स्थिति में C ज्यादा प्रभावी होगा, अतः धारा वोल्टा से फाई कोण आगे होगी, I बराबर IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई, I बराबर IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये समीकरण हो जाएगा धारा का समीकरण। अब यहां पर आपसे पूछे कि फाई कितना, तो टेन फाई बराबर लंब बटा आधार। अभी के दौरान जो लंब है वो आपके पास है VC माइनस
VL बटा में आपके पास आधार कितना है VR। यहां से आप लिख सकते हो X, IM कॉमन ले लिया, IM नहीं तो चलो I ले लिया, XC माइनस XL बटा में IR, I से I कैंसिल, यानी कि फाई बराबर आ गया tan इनवर्स XC माइनस XL बटा में R। अगर कोस फाई की बात करें तो कोस फाई होता है आधार बटा कर्ण, आधार तो R होगा, कर्ण Z होगा। यहाँ Z का मान कितना है, यहाँ Z का मान है अंडर रूट XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और तरंग आरेख वही रहेगा जो इसका किसका था, RC का। तो फेजर आरेख और तरंग आरेख देखो कैसे, तो यहाँ फेजर आरेख अगर अपन बात करें तो फेजर आरेख कैसे बनेगा, सबसे पहले आप लोग X और Y लोगे, फिर इस दिशा में आप क्या ले लोगे VMR, इसी दिशा में धारा IM, और ये कोण कितना ओमेगा टी। इसमें L भी है, C भी है, R भी है। R तो आ ही गया, R की वोल्टता आ गई। C की वोल्टता किधर होगी, तो C की वोल्टता आपको पता है वो धारा से पीछे होती है, तो 90 डिग्री पीछे कर दी इधर। ध्यान रखना ये मैग्नीट्यूड को दर्शाती है लंबाई, तो लंबाई उस हिसाब से लेना जो ज्यादा होता है। अब बात करते हैं L की, तो L क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा ना इससे, तो इधर ले लिया हमने VML। अब L आ गया, C आ गया, R आ गया, इन तीनों का प्रभावी परिपथ LCR था, यानी कि उसका जो वोल्ट है वो VMLCR, और VMLCR धारा से पीछे एक नहीं है, VMLCR धारा से पीछे, धारा आगे ना फाई कोण, तो यहां पर धारा आगे है तो आपने इधर ले लिया VMLCR, और ये जो कोण है वो आपने कितना बता दिया, फाई। ये बना लो आप, ये फाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तरंग आरेख बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके।